गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आते हैं बेटा हम लोग अपने अगले चैप्टर में जो कि होगा हम लोग का थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटा ये चैप्टर थर्ड हम लोग पढ़ रहा है अपने एनसीईआरटी बुक क्लास 10 से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब एक बात होती है बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप कुछ इस पार्ट से कुछ पार्ट आप थोड़ा सा सुना सुना सा आपको लग रहा होगा। क्या आपने 9th में पढ़ रखा था बेटा, 9th में पढ़ रखा था लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसका आपने सॉल्यूशन दो तरीके से पढ़ा था, एक अलजेब्रिक सॉल्यूशन और एक पढ़ा था बेटा आप लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ा था। ठीक है, तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन में क्या करते थे, जैसे कि आपको एक एग्जांपल ले लूं मैं, 2x + 3y = या 3x + 4y 12। चलिए हमने एक एग्जांपल लिया, इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे होगा मैं बताता हूं। अलजेब्रिक सॉल्यूशन में क्या होता था, बस पेयर ऑफ पॉइंट फाइंड कर दीजिए, वही क्या होता था, इसका सॉल्यूशन होता था। आप लोग पढ़ चुके, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसको एक्सप्लेनेशन देने की बहुत जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जितनी जरूरत है थोड़ा सा आपको दिमाग को फ्रेश करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, उस पर जो थोड़ी सी डस्ट वगैरह लग गई है उसके नॉलेज को उसको थोड़ा साफ करने के लिए बूस्ट मैं कर रहा हूँ। मैं आऊंगा अभी अपने टॉपिक पे। तो बेटा इसको सॉल्व करने में क्या होता था, हमें अपने मन से इसका सॉल्यूशन देने के लिए हमें अपने मन से क्या करना होता था, x की एक वैल्यू या y की एक वैल्यू सपोज करना होता था, इसके अकॉर्डिंग दूसरी वैल्यू हमको मिलती थी। अब ले लेते हैं बेटा यहाँ लेट x = 0। अगर जब x = 0 ले लें तो यहाँ रखेंगे बेटा 3 × 0 क्या हो जाएगा 0 + 4y = क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो y = यानी कि यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, डेट इंप्लाई 4y = 12, तो y = क्या हो जाएगा बेटा 12/3, डेट इंप्लाई y = हमें क्या मिल गया 3 मिल गया। तो क्या लेके चले थे, 0 लेके चले थे और 3 मिल गया था। 0, 3 हमारा पहला सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर x की वैल्यू हम कुछ दूसरी ले लें या एक बार y की वैल्यू 0 ले लें, लेट y = 0, एक बार अगर जो y की वैल्यू को 0 ले ले बेटा, y की वैल्यू को 0 लेते पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो क्या इंप्लाई करेगा, डेट इंप्लाई 3x = 12। ये क्या इंप्लाई करेगा, x = 4, यानी कि हमने y की वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आया हमारे पास 4 आया। तो इसी तरह से एक ये सॉल्यूशन हो जाएगा, एक ये सॉल्यूशन हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। इसी तरह से आप x की वैल्यू बदलते जाते थे और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती जाती थी। ऐसी तरह से करते करते हम लोग कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई जरूरी है कि अगर मैंने x की जगह पे 0 लिया था, आपको भी मैं कहूंगा आप x की जगह पे 0 लेंगे, आप x की जगह पे 1 ले सकते हैं, आप x की जगह पे 2 ले सकते हैं, आप कोई भी नेचुरल नंबर लेने के लिए फ्री है, आप नेचुरल का कोई भी आप रेशनल नंबर लेने के लिए फ्री है x और y के प्लेस पे। तो आप जो कुछ भी लेंगे उसका अगर x को ट्रीट करते हैं, x को सपोज करते हैं आप, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से अगर मैं कोई 5 वैल्यू लूँ तो कोई आप अलग 5 ले सकते हैं, कोई और अलग 5 ले सकता है। इस तरह से करते करते बेटा हम क्या यहाँ से कंसेप्ट होता है कि इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू लेना फिक्स है, क्या x की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की भी बहुत सारी वैल्यू आएगी। दैट्स व्हाई इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते थे, जो कि हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। और इन्हीं को ग्राफ में दिखा देना ही, इन्हीं सॉल्यूशंस को ग्राफ में दिखा देना क्या होता था हमारा सॉल्व। जैसे यहाँ पे मैंने 1 ले लूं, 2 ले लूं, 3, 4 इक्वल डिस्टेंस होता था, ये तो आप लोगों को बेसिक पता ही होना चाहिए था। फिर ये इक्वल डिस्टेंस में इधर से ले रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 है, ये भी 1 2 3 4 है। ठीक है बेटा, तो अब इसके सॉल्यूशन देखिए, x एक्सिस होता था और ये क्या होता था, y एक्सिस होता था। इसके पॉइंट को अगर हम दिखाएं तो 0 का मतलब 0 का मतलब पहली वैल्यू हम लोग किस पे चलेंगे, 4 0 नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं, बोला हम लोगों को सुन लेंगे। अब आते बेटा हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे यहाँ पे। तो 0 का मतलब यानी कि x एक्सिस पे कहीं चलना ही नहीं, पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा वैल्यू y का होता है। 0 का मतलब x पे कुछ चलना ही नहीं, y पे कितना कुछ चला 1 2 3 चला, यानी कि ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 0, 3।
दूसरा पॉइंट क्या है 4, 0। 4 कहाँ पे एक्स एक्सिस पे चलना है 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पे, y पे 0, y पे 0 मींस y पे कुछ चलना ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा 4, 0। अब इनको आपस में क्या कर दे बेटा ज्वाइन कर दे, तो यही इसका क्या हो जाएगा ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया, ये इसका क्या हो गया बेटा ग्राफ हो गया, ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया। तो यही चीज हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आते हैं बेटा हम लोग यहाँ 10th में क्या पढ़ना है, तो 10th में जो है हमें पढ़ना है बेटा, 10th में जो हमें पढ़ना है वो क्या है लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या पढ़ना था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है बेटा a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। एक बार याद करिए बेटा 9th में जो स्टैंडर्ड फॉर्म था पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ax plus by plus c is equal to 0 होता। तो बेटा आप दो इक्वेशन देखो नाम से ही लग रहा है पेयर का मतलब क्या होता है युग्म जोड़ा होता है। तो बेटा दो इक्वेशन एक साथ हम रहेंगे, क्या रहेंगे दो इक्वेशन एक साथ रहेंगे। बेटा मेरी बात सुनिए नाम से ही लग रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है लेकिन क्या है पेयर है जोड़ा है। तो बेटा बदलता क्या है वेरिएबल थोड़ी ना बदलेगा, कोएफिशिएंट बदलते जाएंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बदलते जाएंगे। इसीलिए पहले वाले में हमने a1 b1 c1 कर दिया है और दूसरे वाले में a2 b2 c2। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ही, लेकिन एक साथ अब दो इक्वेशन लेना है तो कोएफिशिएंट्स को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको a1 b1 c1 कर दिया, इसको a2 b2 और c2 कर दिया। तो क्या आ गया बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे बेटा यहाँ पे वेयर हम लिख सकते हैं वेयर a1 a2 b1 b2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ a1 a2 b1 b2 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, यहाँ a1 a2 b1 b2 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। सो हम क्या कर रहे हैं बेटा ये रेस्ट्रिक्शन दे दे रहा है c1 c2 कैन बी इक्वल टू 0, c1 and c2 can be equal to 0, can be equal to 0, यानी कि ये इक्वल टू 0 हो सकता है चाहे नहीं हो सकता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन x का जो कोएफिशिएंट है वो और जो y के कोएफिशिएंट्स है ये कभी 0 के इक्वल नहीं होंगे। जैसे ही ये 0 के इक्वल होंगे ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा बेटा। जबकि हमें पढ़ना क्या है टू वेरिएबल पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या है टू वेरिएबल पढ़ना है। तो इस बात को आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है वो दिमाग में हमारे होने चाहिए क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कुछ आगे पढ़ेंगे तो बेसिक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, एक मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 को कैसे हम मेमोराइज करेंगे, कैसे याद रखेंगे और क्या उसको करेंगे। देखिए a1 जो होता है बेटा पहले इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। a1 जो होता है वो पहले इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट होता है, b1 जो होता है वो पहले इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट होता है, c1 जो होता है वो पहले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म होता है, a2 जो होता है बेटा जी वो पहले इक्वेशन के दूसरे इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट होता है, b2 जो होता है वो दूसरे इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट होता है और c2 जो होता है वो दूसरे इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। बात समझ में आ रहा है? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ बेटा, फिर से सुनिएगा, ये बात एकदम दिमाग में दौड़ते रहनी चाहिए। क्वेश्चन में हम लोग तुरंत छांट लेंगे a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है। आइए बेटा a1 क्या होता है पहले लाइन के x का उधर नहीं देखेंगे, a1 क्या होता है पहले लाइन के x का कोएफिशिएंट, b1 क्या होता है पहले लाइन के y का कोएफिशिएंट और c1 क्या होता है पहले इक्वेशन या पहले लाइन का कांस्टेंट टर्म। a2 क्या होता है दूसरे इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट,
b2 क्या होता है दूसरे इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट, और c2 क्या होता है दूसरे इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड a1 b1 c1 and a2 b2 and c2, a1 b2 a2 b2 c2, find a1 b1 c1 and a2 b2 c2 if the pair of equation, the pair of if the pair of linear equation in two variable are क्या था 3x minus 4y plus 6 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 11 is equal to 0। ठीक है बेटा, तो अभी हम क्या पढ़े हैं कि पहले इक्वेशन के जो x का कोएफिशिएंट होता है वो a1 होता है, तो इसमें जो पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा a1 हो जाएगा। तो a1 इज इक्वल टू पहले हम लिख देंगे a1 b1 और c1। a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना तो जरा, हमने a1 को क्या समझाया था कि पहले इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट होता है। देखो पहले इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसको क्या ले लो सेकंड ले लो। तो a1 जो होगा पहले इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट, b1 जो होगा वो पहले इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट, और जो c1 होगा वो पहले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। इसी तरह से एंड a2 जो होता है वो दूसरे इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट होता है, b2 जो होता है वो दूसरे इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट होता है, और c2 जो होता है वो दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म होता है, और वो हम साइन के साथ लिखते हैं बेटा। किसके साथ लिखते हैं, साइन के साथ लिखते हैं। क्योंकि इसको अगर स्टैंडर्डाइज करें तो स्टैंडर्ड में सिर्फ प्लस होता है, इसको स्टैंडर्डाइज करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 4y प्लस माइनस 11 लिख सकते हैं। अब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ऐसे a1 b1 c1 एक बार फिर से बोलिए बेटा मेरे साथ, आप सोचने की कोशिश करिए। a1 जो होता है वो फर्स्ट इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट होता है, b1 जो होता है वो फर्स्ट इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट, और c1 जो होता है फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म होता है। इसी तरह से a2 जो होता है वो फर्स्ट इक्वेशन का सेकेंड इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट होता है, b2 जो होता है वो सेकेंड इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट होता है, और c2 जो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है। और एक बात हमेशा याद रखना है, a1 b1 a2 b2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, c1 c2 कैन बी इक्वल टू 0। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है c1 c2, लेकिन a1 b1 a2 b2 0 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 0 होगा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिड्यूस होके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमका जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन क्या है बेटा, टू वेरिएबल का है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब हम इस बात को खत्म करते हैं और हम लोग चलते हैं। ये तो छोटा सा इंट्रो था। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमेशा दौड़ते रहना, जैसे आप लोग क्वाड्रेटिक का दौड़ता रहता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का ax² प्लस bx प्लस c, उसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म इसका भी 10 बार बोल दीजिए। अभी आप लोग मेरे साथ ही बोल दीजिए, याद हो जाएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको समझ में आ गया। इसको मैं आप इरेज कर दूं, और इसके बाद मैं आता हूँ। इसके बाद हम लोग सीधे पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो हम लोग का दूसरा टॉपिक है वो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए बेटा ये दो तरीके से हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम दो तरीके से सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एक अलजेब्रिक सॉल्यूशन, एक अलजेब्रिक सॉल्यूशन, और एक हो जाएगा बेटा हमारा एक अलजेब्रिक सॉल्यूशन, और एक हमारा जो है हो जाएगा क्या बेटा, क्या हो जाएगा, एक अलजेब्रिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और एक जो है हमारा हो जाएगा ग्राफिकल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अलजेब्रिक सॉल्यूशन में हम लोग बेटा तीन प्रकार से सॉल्यूशन पढ़ते हैं, 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला जो होता है बेटा वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो होता है वो होता है बेटा एलिमिनेशन।
एलिमिनेशन मेथड, और जो तीसरा होता है, थर्ड होता है, वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ग्राफिकल सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, यहां भी तीन तरीके के सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। एक ही तरीके से होता है बेटा, लेकिन उसके 3 इंटरफेसेस मिल सकते हैं, 3 टाइप्स के कंडीशन शो कर सकते हैं वो, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो फर्स्ट होगा बेटा, वो क्या हो सकता है बेटा, ग्राफिकल सॉल्यूशन को तो हम एक ही प्लेन में दोनों लाइन को प्लॉट करेंगे। एक ही प्लेन में हम क्या करेंगे, दो लाइंस को प्लॉट कर सकते हैं। तो सोचिए जरा बेटा, अगर जो हम एक ही लाइन में दो लाइन को प्लॉट करते हैं, दो लाइन के बीच में कितने रिलेशन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने रिलेशन हो सकते हैं दो लाइन के बीच में, आइए हम देखते हैं। या अगर जो आप सपोज करिए, आप दो रॉड ले लीजिए, क्या करिए बेटा, दो रॉड ले लीजिए, ठीक है, और इनके बीच में रिलेशन सर्च करिए। तो मैं बता रहा हूं, या तो रॉड एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, या तो रॉड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या तो रॉड एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर। अगर जब मैं कहूं एक कमरे में एक जगह आपको दो रॉड रखना है, तो आप उसे कैसे रख सकते हैं बेटा, या तो उसको आप पैरेलल रख सकते हैं, एकदम पैरेलल, या तो उसको इंटरसेक्टिंग रख सकते हैं। इंटरसेक्टिंग का मतलब कोई जरूरी है कि एकदम ऐसे दिखे तो ही इंटरसेक्टिंग होता है। अगर जिनके बीच की दूरियों में अंतर आ रहा है कि यहाँ कुछ और दूरी, यहाँ कुछ और दूरी, यहाँ कुछ और दूरी, दूरी घटती जा रही हो, तो ये कंफर्म होता है कि आगे जाके कहीं ना कहीं कट जाएगी। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है, बस पैरेलल ना हो तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो या तो पैरेलल हो सकता है, या तो वो इंटरसेक्टिंग हो सकता है, ठीक है, और नहीं तो क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकता है। यानी कि या तो हम ऐसे रख सकते हैं तो इसको हम पैरेलल कहेंगे, ऐसे रखेंगे तो इसको इंटरसेक्टिंग कहेंगे, या तो ऐसे रखेंगे इससे हम क्या बोलेंगे बेटा, कोइंसिडेंस बोलेंगे। ऐसे केस में एक ही दिखाई देगा, दूसरा दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा अगर जो हो सकेगा बेटा, इसके अलावा अगर जो आप इसे प्लेस कर सकते हैं, तो आप हमको कमेंट में आके बताइएगा कि इसके अलावा लाइंस को हम और तरीके से प्लेस कर सकते हैं। बेटा तीन ही तरीके से दो लाइन को रखा जा सकता है। तो मैं छोटा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ग्राफ लेके। बेटा अगर तुम लाइन पहला ड्रॉ किया और दूसरा ड्रॉ किया, कुछ ऐसा मिल गया, लाइन L1 का ग्राफ था, ये लाइन L2 का ग्राफ था, तो इसी को कहते हैं बेटा हम पैरेलल लाइन। अगर एक और हम ग्राफ प्लॉट किए, एक ऐसे मिल गया और एक ऐसे मिल गया, लेकिन लाइन L1 जो है, L1 लाइन जो है L2 को क्या कर रहा है बेटा, कट कर रहा है। L1 लाइन को L2 लाइन क्या कर रहा है बेटा, कट कर रहा है। L1 लाइन को L2 लाइन जो है कट कर रहा है एक पॉइंट पे। इसी को हम कहते हैं एक पॉइंट पे कट करने का मतलब इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल हो गया, ये इंटरसेक्टिंग हो गया बेटा, तो इंटरसेक्टिंग करेगा। और एक होता है कि क्या होगा, पहला भी लाइन वही होगा और ये लाइन L1 है, और दूसरे का भी हम सॉल्यूशन प्लॉट करें तो वही सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि पहले के मिले थे, वही लाइन मिलेगी जो कि पहले की मिली थी। इसे हम बोल देंगे बेटा L2, ठीक है। L1 L2 ये कहीं पे मिल गई, तो इसी को हम बोलते हैं बेटा सुपरइम्पोजिशन। ये लास्ट वाला नहीं दिखता है, कोई बात नहीं, समझ नहीं सकते L2 लाइन में बोल रहा हूँ मैं L2। तो ये बेटा हो जाएगा, जो पहला जो हमारा होगा वो कंडीशन क्या करेगा बेटा, तो जो पहला इंटरफेस आ सकता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो या तो वो लाइन क्या हो सकते हैं बेटा, इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि वो लाइन कुछ ऐसे हो जाए, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। या बीच की दूरी अगर जब कम होने लगे तो भी ये रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्टिंग को, आगे कहीं ना कहीं जाके क्या होगा बेटा, कट करेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन पहला केस हो सकता है। केस इसको बना देते हैं बेटा, क्योंकि सॉल्यूशन तो कहीं जैसे सबका होता है। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। केस सेकंड, केस सेकंड क्या हो सकता है, केस सेकंड क्या हो सकता है बेटा, वो हो सकता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, मान लो लाइन एक दूसरे के एकदम ठीक सभी पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस पे हो गया, तो पैरेलल लाइन हो सकता है। और तीसरा केस क्या हो सकता है बेटा, इसका तीसरा केस क्या हो सकता है, केस थर्ड क्या हो सकता है, केस थर्ड जो हो सकता है बेटा वो हो सकता है कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है बेटा। तो ये रहा हम लोग का सॉल्यूशन। दो तरीके से पढ़ेंगे, एक अलजेब्रिक सॉल्यूशन, एक ग्राफिकल सॉल्यूशन। अलजेब्रिक सॉल्यूशन तीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तीन केस मिलेंगे, सॉल्यूशन तो एक ही जैसे होता है, पहले इक्वेशन के सारे पॉइंट निकाल लेंगे, उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, फिर दूसरे इक्वेशन के पॉइंट
पॉइंट निकालेंगे या फिर उसी प्लेन में, उसी कार्टेशियन प्लेन में जिसमें पहले को प्लॉट किए तो उसी में दूसरे को भी प्लॉट करेंगे तो 3 इंटरफेस मिल सकते हैं। वो क्या हो सकता है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है, या तो पैरेलल लाइन हो सकता है, या तो वो कोइंसिडेंट लाइन हो सकता है। तो ये है हमारा बेटा सॉल्यूशन किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। अब हम अगले वीडियो में इसके अलग अलग सॉल्यूशन अलग अलग मेथड से पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग बेटा पढ़ा जाएगा ग्राफिकल सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम और उसकी केस को अच्छे से डिफाइन करेंगे बाय एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद हम लोग चला जाएगा अलजेब्रिक सॉल्यूशन। थैंक यू क्लास।